सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है ब्रह्मास्त्र नंबर 6। यानी कि इससे पहले हम आपको 5 ब्रह्मास्त्र दे चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ब्रह्मास्त्र की वीडियो नहीं देखी है, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी महिला पर्यवेक्षक के नाम से, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। और उससे पहले हम हर सब्जेक्ट के 10-10 प्रैक्टिस सेट भी करा चुके हैं। जैसा कि आपको पता है आपकी एग्जाम डेट आगे बढ़ चुकी है। अब ये 28 फरवरी को ना होकर के 7 मार्च से होने वाली है। तो भगवान ने आपको भैया 7-8 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया है। जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, अब वो लोग भी अगर चाहें तो सिलेक्शन ले सकते हैं। कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं आगे आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेक्शन पर अंतिम प्रहार, यानी कि जिन लोगों ने तैयारी कर ली है उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है, और जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें, जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है उन लोगों के लिए, अगर वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है, अब तो हम कुछ भी ऐसा चीज़ मिल जाए कि हम पढ़ करके सिलेक्शन ले लें, मेहनत करने को हम तैयार हैं, तो उनके लिए सक्सेस जंक्शन लेकर के आया है 199 वाला जो नोट्स है, उसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिस सेट, साथ में सारे ब्रह्मास्त्र, सारी टॉप 100 की पीडीएफ आपको एक साथ मिलने वाली है। कंप्लीट पैकेज है 199 का। जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है लेकिन अब चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से सिलेक्शन ले लें, वो लोग ये नोट्स ज़रूर ले लीजिएगा। या जिनकी भी कॉन्फिडेंस जिनको नहीं आ रहा है, कहीं से भी उन्होंने पढ़ रखा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो लोग भी ये नोट्स कवर करके एग्जाम देने जा सकते हैं और आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। 660 में से एक पोस्ट आप अपने नाम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिनकी अच्छी खासी तैयारी हो गई है लेकिन अभी भी टेस्ट में वो 130 पार नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट 10-10 प्रैक्टिस सेट जरूर ले लीजिए सक्सेस जंक्शन के। ये वे स्पेशल प्रैक्टिस सेट है जो आपके नंबर को कम से कम 15 से 20 नंबर बूस्ट कर सकते हैं, 15 से 20 नंबर बढ़ा सकते हैं अगर आप ये प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करके एग्जाम में जाते हैं। तो जिन लोगों की तैयारी अच्छी हो गई है वो लोग भी 129 वाला प्रैक्टिस सेट जरूर मंगवा लीजिए। एक बार प्रैक्टिस सेट लगा करके देखिए। प्रैक्टिस सेट के साथ में ही आपको सारे ब्रह्मास्त्र मिलेंगे, सारी टॉप 100 की पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों को केवल थ्योरी चाहिए वो चारों सब्जेक्ट की थ्योरी मात्र 128 रुपए में मंगवा सकते हैं, ठीक है। पुराने स्टूडेंट जिन लोगों ने 128 वाली थ्योरी ले रखी है, अब वो प्रैक्टिस सेट भी चाहते हैं, तो मात्र 49 रुपए का पेमेंट करके सारे प्रैक्टिस सेट, सारे ब्रह्मास्त्र और सारी पीडीएफ एक साथ में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को भी भाई सिलेक्शन लेना है वो लोग ये आप लोग जो है ये पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप लोग पीडीएफ और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ये पीडीएफ नोट्स मंगा सकते हैं, ये आपको स्कैनर दिया गया है, इसी पर आपको 199, 199, 129 या फिर 128 या 49 जो भी चाहिए, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में आपके फ़ोन पर, ठीक है। और आप अच्छे से तैयारी करके जाइए। अगर आप कंप्लीट करके जाते हैं जो जो हमने कहा है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके जाते हैं तो 101% 660 में से एक सीट आपकी ज़रूर पक्की हो जाएगी। चलिए अब आज का अपना ब्रह्मास्त्र शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है पोषण एवं स्वास्थ्य से हम शुरुआत करेंगे। 60 प्रश्न रहने वाले हैं। 60 में से आपके कितने नंबर आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लास्ट में हम कट ऑफ बताएंगे कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, नहीं तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मलेरिया के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। मलेरिया के बारे में आप ऑलरेडी अच्छे से परिचित हैं। मलेरिया बुखार क्या होता है, कौन दवाई होती है, सब कुछ बता रखा है पीडीएफ में, ठीक है। चलिए, तीव्र कपकपी और ज्वर होता है, अत्यधिक पसीना आता है, मितली और उल्टी आती है, उपरोक्त सभी। तो बताइए मलेरिया के सामान्य लक्षण क्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसको कपकपी दे करके ज्वर आता है, ठंडी लगती है और बुखार आता है, अत्यधिक पसीना भी आता है, उल्टी होती है, मितली आती है। ये सारे लक्षण जो है वो मलेरिया के लक्षण होते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताना है कि मलेरिया मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है या फिर किस परजीवी की वजह से मलेरिया होता है। अगर दोनों आपको पता है तो दोनों लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो लिखिएगा ही कि कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। मादा काटती है कि पुरुष काटता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। सबको पता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 2,
नंबर 2 है गर्भस्थ शिशु को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोन के उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा होता है? आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उसकी भूख, प्यास और उसका मल वगैरह जो भी निकल रहा है, उसको एक ऐसा जो है स्थल होता है जिसके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, एक ऐसा ऑर्गन्स होता है। बताइए वो ऑर्गन कौन सा होता है? गर्भाशय होता है, स्तन होता है या फिर प्लेसेंटा होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है? बताइए, आंसर लगा लिया होगा आपने, पहले भी बता रखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्लेसेंटा के द्वारा गर्भस्थ शिशु की सारी क्रियाएं कंट्रोल की जाती हैं। उसको भूख प्यास लगना, उसके पास में ऑक्सीजन पहुंचाना, उसके पास में रक्त पहुंचाना, ये सारी क्रियाएं प्लेसेंटा के द्वारा की जाती हैं। नंबर 3 देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से किस रोग से बचाया जा सकता है? अगर ये तीनों चीज़ें आप दे रहे हैं तो बच्चे को किस रोग से आप बचा सकते हैं? रिकेट्स से, मलेरिया से, पेलाग्रा से, टाइफाइड से? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, रिकेट्स नामक रोग से आप बचा सकते हैं अगर आप बच्चों को विटामिन डी दे रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम साथ में दे रहे हैं। रिकेट्स एक हड्डी से संबंधित बीमारी होती है जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है ना? तो रिकेट्स से आप बचा सकते हैं अगर आप बच्चों को विटामिन डी दे रहे हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, ये तीनों चीज़ें दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा के निम्नलिखित में से किस स्रोत के सेवन से बचना चाहिए? कौन सा ऐसा स्रोत है ऊर्जा का जिसका सेवन नहीं करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान? शराब, प्रोटीन, वसा, फास्फोरस? आपने आंसर लगा लिया होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, शराब से बचना चाहिए। ये भी ऊर्जा का एक स्रोत होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऊर्जा इसी से मिलती है। अभी तक तो वो एकदम से डाउन थे, ठीक है, और एक पौआ लगाते ही एकदम से भाई साहब मतलब पावरफुल हो जाते हैं। पता नहीं कहाँ से इनको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है ना। फिर ये कहते हैं भाई मेरे को कोई नहीं लगता, कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, जो हूँ मैं हूँ, ठीक है। तो ये भी ऊर्जा का एक स्रोत होता है। आप लोगों को इस ऊर्जा के स्रोत का कभी भी प्रयोग नहीं करना है। ये केवल केवल आपकी मानसिक ऊर्जा को समाप्त करता है और कुछ भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, शराब का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। हम तो ये कहेंगे नॉर्मल लोगों को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन गर्भावस्था के दौरान ध्यान रखिए कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे शिशु को मानसिक बीमारी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निमोनिया के उपचार में आहार का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अगर आपको निमोनिया का उपचार करना है तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से आप निमोनिया को समाप्त कर सकते हैं? निर्जलीकरण को रोकना है, यानी कि शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, शरीर के वजन को कंट्रोल रखना है, शरीर का वजन कम नहीं होने देना है, खाना पीना टाइम टू टाइम खाना है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना है, जो आप अश्वगंधा वगैरह ये सब चीज़ें दी जाती हैं वो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए दी जाती हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर निमोनिया का उपचार आपको करना है तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल में रखनी होंगी। लगातार पानी पीते रहिए तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, शरीर के वजन, खाना पीना खाते रहिए तो शरीर का वजन कम नहीं होगा, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपको बढ़ाना होगा, तो आप निमोनिया से आसानी से लड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। पूर्व विद्यालय बच्चों की प्रोटीन स्थिति का आकलन करने हेतु किसका प्रयोग करता है? पूर्व विद्यालय, जहां पर भी मैंने बता रखा है, जहां पर भी पूर्व विद्यालय शब्द आए तुरंत आपके दिमाग में आंगनवाड़ी आना चाहिए। स्कूल जाने से पहले का जो विद्यालय होता है वो कौन सा होता है? आंगनवाड़ी होता है, जहां पर बच्चों को 5 साल से पहले भेजा जाता है। तो कह रहे हैं कि बच्चों की प्रोटीन की स्थिति का आकलन लगाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, कहां पर? आंगनवाड़ी में। डीएचएल अपनाया जाता है, एएलए अपनाया जाता है, डीओटीएस यानी डोट्स अपनाया जाता है, या फिर पीईएम अपनाया जाता है? बताइए। डोट्स तो आपको पता है भैया, ये क्षय रोग टीबी के लिए होता है, तो ये तो इस पर यूज होगा नहीं, ठीक है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीईएम। पीईएम एक स्केल होती है जिसके माध्यम से प्रोटीन की मात्रा नापी जाती है बच्चों में। कहाँ पर? आंगनवाड़ी में। नंबर 7, मांस, मछली और मुर्गा ये किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, कैल्शियम के, या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन के स्रोत होते हैं मांस, मछली और मुर्गा। आप सबको पता है भाई, कम से कम खाओ तो ज़्यादा बढ़िया। बाकी जिन लोगों का नहीं चलता उनको रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दो दो प्रकार के रोग होते हैं, एक मांसाहारी होते हैं, एक शाकाहारी होते हैं ना, एक सर्वाहारी होते हैं, उनको कुछ भी दे दो सब खा जाएंगे, ठीक है ना। तो जो मांसाहारी लोग होते हैं उनको प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है? मांस, मछली और मुर्गा से। अब शाकाहारी लोग क्या करें, जो इन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलती है? सोयाबीन से। कई बार आपको बता रखा है, सोयाबीन से जो है शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शाकाहारी लोगों के लिए सोयाबीन है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ठीक है।
कमेंट जरूर करा करो, ठीक है ना। चाहे कोई भी क्वेश्चन आपको आए, हम 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं पूरी वीडियो के दौरान, जो भी क्वेश्चन आपको आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 5 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, 6 या फिर 8? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 ग्राम प्रोटीन से 6 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। आईसीएमआर की पीडीएफ में आपको जिन जिन लोगों को हमने आईसीएमआर की पीडीएफ दी है टॉप 100 वाली, उसमें ये सारी चीज़ें कवर की गई, ठीक है ना। और आईसीएमआर की पीडीएफ सबको दी गई है, 128 वालों को भी, 129 वालों को भी, और 199 में तो कंप्लीट पैकेज दिया गया है, ठीक है। 199 में हर चीज़ आपको मिलेगी। देखिए अगला प्रश्न है, गर्भकालीन मधुमेह किसमें देखने को मिलता है? यानी गर्भावस्था के दौरान जो डायबिटीज हो जाती है वो किसमें देखने को मिलती है? वयस्क पुरुष में। वयस्क पुरुष जब गर्भ 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 जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, गर्भावस्था में आता ही नहीं है वयस्क पुरुष, तो वयस्क पुरुष तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में गर्भवती महिलाओं में, रजोनिवृत्ति वाली महिलाओं में, या फिर सभी में? सही आंसर आपका होगा सभी। देखो 2 ऑप्शन तो यहाँ से आप तुरंत हटा सकते हैं। एक तो वयस्क पुरुष हट गया, जब वयस्क पुरुष हट गया तो सभी वाला भी ऑप्शन हट जाएगा। बचा कौन? गर्भवती महिलाएं और रजोनिवृत्ति वाली महिलाएं। पूछ रहा है किसका? गर्भकालीन मधुमेह। तो गर्भकालीन मधुमेह जो है वो किसको होगा? गर्भवती महिलाओं को ही होगा। इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखना है। एग्जाम सेंटर में आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। अगर आपने शुरू से हमको फॉलो किया है, जो जो चीज़ें हमने बताई हैं अगर आपने उनको फॉलो किया है और वही काम आप एग्जाम सेंटर में कर रहे हैं, तो 101% आप 101% सिलेक्ट होकर के ही आएंगे, ठीक है ना। कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, 101% सिलेक्ट होकर के आएंगे। बस जैसा हमने कहा है, अगर आपने वो सारी चीज़ें की होंगी, ठीक है। इसी तरह से एमपी पुलिस में 177 प्लस लोगों को हमने जो है सिलेक्शन दिलाया था। कैसे दिलाया था? इसी तरह से हमने सबसे पहले उनको सारे नोट्स प्रोवाइड किए, सारे नोट्स उन लोगों ने ले लिए। उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट पूरे प्रोवाइड किए, प्रैक्टिस सेट कराया हमने यहाँ पर अपने यूट्यूब पर, और प्रैक्टिस सेट उनको प्रोवाइड कराया। उसके बाद में ब्रह्मास्त्र सीरीज और टॉप 100 की सीरीज चलाई। तो उस ये सब कवर करने के बाद में 177 प्लस लोगों ने हमारे पास में मैसेज किया था कि सर हमारा फाइनली रिटन एग्जाम निकल गया है, अब हम फिजिकल देने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे इतना हम फेमस भी नहीं थे, या फिर कह सकते हैं फेमस तो अभी भी नहीं है। सर तो ऐसे कह रहे जैसे बहुत फेमस हो गए हो। फेमस करना आप लोगों का काम है, ठीक है ना। हम इतने मतलब उस टाइम भी नहीं फेमस थे, ठीक है। तो ठीक ठाक लड़के जो भी हमारे पास पढ़ने आते थे, जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत की, जिन्होंने हमारे अकॉर्डिंग काम किया, उन लोगों का सिलेक्शन फाइनली हो चुका है। रिजल्ट भी आने वाला है, बहुत जल्द रिजल्ट आएगा, तो आपको उनकी लिस्ट भी दिखाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग तो मैसेज नहीं करते हैं, मतलब पेपर अच्छा गया, पेपर क्वालिफाई किया, सब कुछ हुआ, लेकिन मैसेज नहीं किया सर के पास में, ठीक है। तो ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप लोग मैसेज जरूर करना, ठीक है ना। तो हमारे पास जो बेसिकली मैसेज आए थे, 177 प्लस लोगों के मैसेज आए थे, जिन्होंने कहा था सर हमारा रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, जैसा जैसा आपने कहा था हमने वैसा वैसा किया था, ठीक है। तो आपने भी अगर शुरू से ऐसा ही किया होगा जैसा हमने कहा है, तो आप भी 101% सिलेक्ट होकर के जाएंगे। इसमें तो कोई फिजिकल विजिकल भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? अगर लेडीज प्रेग्नेंट है तो कितना हीमोग्लोबिन उसके अंदर होना चाहिए? 2 से 6 यूनिट होना चाहिए, 6 से 10 यूनिट होना चाहिए, 12 से 16 या फिर 16 से 20 यूनिट? कितना यूनिट हीमोग्लोबिन उसके अंदर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी है 12 से 16 यूनिट जो है हीमोग्लोबिन 101%। अगर स्वस्थ गर्भावस्था है तो स्वस्थ गर्भावस्था में 12 से 16 यूनिट जो है हीमोग्लोबिन अवश्य होना चाहिए ब्लड में। चलिए 11 नंबर, एमएमआर का टीका किसके द्वारा बनाया गया था? किसने एमएमआर का टीका बनाया था? आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, लुई पाश्चर, स्मिथ, अल्बर्ट सॉबिन या फिर मॉरिस हिलमैन। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, मॉरिस हिलमैन महोदय के द्वारा एमएमआर का टीका बनाया गया था। फैक्ट वाला प्रश्न है, सीधे आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैथ रीजनिंग के लिए टाइम बचाना है अपन को, ठीक है। चलिए, प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो चलिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जे मुल्डर, मैकुलम, गोल्ड स्मिथ या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की खोज जे मुल्डर महोदय के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बर्जीलियस ने प्रोटीन का नाम दिया था। 13 नंबर देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्यम पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई थी? बताइए, यह फैक्ट वाला प्रश्न है। अटल बिहारी वाजपेयी बाल और आरोग्यम पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई थी? सीधे आंसर देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, अटल बिहारी बाल आरोग्यम मिशन की शुरुआत। आगे बढ़िए, 14 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं? 28 जून, 28 मई, 28 अप्रैल या फिर 28 मार्च? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। नंबर 15, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? भैया यही अपन को हो गया अभी, ठीक है। धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, लेकिन इसमें 1 महीने का टाइम लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लगातार आपका, क्योंकि एग्ज़ाम है तो मुस्कुराहट के साथ में आपका लगातार हम रिवीजन और क्लास ले रहे हैं, लेकिन कितनी परेशानी हो रही है वो तो हम ही जान रहे हैं, ठीक है ना।
चलिए, तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंत जो है वो प्रभावित हो जाती है, आंतें सही से काम नहीं कर पाती हैं, यानी कि भोजन का पाचन सही से नहीं होता है। जब भोजन का पाचन सही से नहीं होता है तो ऐसे में शरीर को एनर्जी सही से नहीं मिलती है और कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, ठीक है ना? इसीलिए डॉक्टर के द्वारा दवाई दी जाती है, साथ ही साथ में जो ताकत के कैप्सूल्स होते हैं वो ताकत के कैप्सूल्स भी दिए जाते हैं और कहा जाता है कि हरी सब्जियां और जो आसानी से पच सके ऐसे भोजन को खाइए, क्योंकि आपकी आंत अभी सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है ना? और आंत सही से काम नहीं करेगी तो भोजन को पचाने में दिक्कत आती है। अब आपको हमेशा याद रहेगा भाई, टाइफाइड की वजह से अतुल सर को टाइफाइड हो गया था, फिर भी पढ़ा रहे थे और किस में दिक्कत हुई थी? आंत में दिक्कत हुई थी, भोजन को पचा नहीं पा रहे थे, हरी सब्जियां खा रहे थे, ठीक है? तो आपको याद रहेगा कि टाइफाइड में शरीर का आंत प्रभावित होती है। चलिए, यहाँ से शुरू हो रहा है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, जो कि देखो आपके एग्जाम में अगर बहुत ज़्यादा पूछेंगे तो ये मान के चलिए 15 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। फिर भी हम हर एक ब्रह्मास्त्र में 5-5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के करवाते हैं, ठीक है? और जो T20 सीरीज चालू की है उसमें 10-10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के करवाते हैं। T20 सीरीज की जल्दी ही सेकंड वीडियो आने वाली है, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसमें 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हमने डिटेल में करवाए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो हम करवाते हैं, तो वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, महिला परीक्षक वाली में, आप लोग देख लेना, ठीक है? चलिए, और आज भी हमने अच्छे लेवल के प्रश्न रखे हैं मैथ रीजनिंग में, ध्यान रखना डीआई जो है आज की वो भी अच्छे लेवल की है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तर्क शक्ति एवं सामान्य ज्ञान में हम सामान्य ज्ञान से शुरू करने वाले हैं। मनुष्य के दांतों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? बताइए कितने प्रकार के दांत होते हैं? सबको पता है, 4 प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो पीडीएफ में हमने बता रखा है, आप लोग देखेंगे पूरा डिटेल में दांतों का चित्र भी बनाया है, कौन से दांत कहाँ पर होते हैं ये सब कुछ हमने पीडीएफ में कवर कर रखा है। तो जिन लोगों ने ले रखी होगी उन लोगों ने देखा होगा कि हाँ, पीडीएफ में किस तरह से सर ने कितना बढ़िया से कवर किया है, ठीक है? तो अब लास्ट टाइम है, अगर अभी भी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ जरूर मंगवा लीजिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2021 में किस उम्र के पुरुष या महिला को नाबालिग रूप में परिभाषित किया गया है? यानी कि इससे कम उम्र का अगर पुरुष या महिला होगी तो नाबालिग रूप में काउंट की जाएगी। चलिए देखिए, ऑप्शन क्या है? जिसने 19 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, ठीक है, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, जिसने 24 वर्ष की, या फिर जिसने 16 वर्ष की। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 2021 वाले में यह बताया गया था कि जिसने भी 21 वर्ष की आयु अगर पूरी नहीं की होगी तो उसको हम नाबालिग के रूप में काउंट करेंगे, ठीक है? तो अभी क्या है? अभी यह है कि 18 वर्ष की महिला और 21 वर्ष का पुरुष। पहले क्या था? 21-21 दोनों का था, ठीक है ना? तो 21 वर्ष की आयु अगर पूरी नहीं की है तो उसको नाबालिग के रूप में काउंट किया जाएगा। अगर वर्तमान पूछते हैं तो आपको महिला 18 लगाना है और पुरुष 21 लगाना है, ठीक है? आगे बढ़िए, 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक मिनट। विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं? ठीक है ना? आपने देखा होगा इस तरह का ऐसा आपका डेस्कटॉप बना हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर इस तरह के बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो वो क्या होता है? वही आपके डॉक्यूमेंट विंडोज होते हैं, ठीक है ना? तो उसको हम किस नाम से दर्शाते हैं जो चीज़ें यहाँ पर ऐसे बनी रहती हैं? लेबल कहते हैं, सिंबल कहते हैं, आइकन कहते हैं, या फिर ग्राफ कहते हैं? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इनको हम आइकन कहते हैं। कहते नहीं भैया, यहाँ पर गेम वाला आइकन बना है, यहाँ पर क्रिकेट वाला आइकन बना है, तो उन सारी चीज़ों को जो डेस्कटॉप पर हमको दिखाई देती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम आइकन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या है? देखो, इनमें से कौन सा रोग हमारे शरीर के यकृत को प्रभावित करता है? बताइए कौन सा ऐसा रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी, तपेदिक, मधुमेह, या फिर बुखार? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। जो हेपेटाइटिस बी होता है वो हमारे यकृत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। चलिए 19, अब देखते हैं 20 नंबर। उससे पहले आपको बता दें, एमपीएसआई 2025 के सिलेबस के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एमपीटेट भर्ती चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हैं। आबकारी का फॉर्म लास्ट डेट 1 तारीख है। जिन लोगों ने नहीं भरा है ज़रूर भर लीजिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है और इसमें कॉम्पिटिशन भी इतना हाई नहीं रहता है, ठीक है? तो इसको आप लोग जरूर भर लेना। इसके भी नोट्स कंप्लीट है। एमपी पुलिस जेल और वनरक्षक के भी नोट्स कंप्लीट हैं। आपका कोई भाई बहन इन एग्जाम को दे रहा हो तो ये नंबर उसके पास में शेयर कर देना और बता देना कि आप लोग नोट्स ले सकते हैं। 20 नंबर देखिए, स्वतंत्र भारत में, और बहुत जल्दी आबकारी की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष आरंभ की गई थी? बहुत ध्यान से देखना है क्या कह रहे हैं। स्वतंत्र भारत में, भारत कब स्वतंत्र हुआ था बताइए?
यही पूछ लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलो भाई, इससे सरल क्या होगा। भारत को कब स्वतंत्रता मिली थी? हर कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, नहीं किया तो समझ लीजिए कि तुमको इतना भी नहीं पता भैया, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब चालू की गई थी? 1947 में, 1964 में, 1968 में या फिर 1970 में? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई थी। कब? स्वतंत्र भारत में, ठीक है। यानी भारत स्वतंत्र होने के बाद पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनाई गई थी। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, सच्चे भारतीय होगे तो जरूर याद होगा कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था। चलिए 21 नंबर देखिए, डिजिटल कंप्यूटर किन संख्याओं पर कार्य करते हैं? बाइनरी संख्याओं पर, तिगुनी संख्याओं पर, शतकीय संख्याओं पर या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर्स पर कार्य करते हैं। ये सबको पता है, फैक्ट वाला प्रश्न है। चलिए भाई, यहाँ से मैथ रीजनिंग आपका शुरू हो रहा है। दिमाग लगाना, अच्छे से करना, शांत मन से करना। आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, दिमाग ठंडा रखेंगे तो। देखिए पहला प्रश्न है मैथ रीजनिंग का कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आंसर लगा लीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4, 2 और उसके बाद में 6 और 4। बताइए क्या आएगा इसके स्थान पर, अलग से लिख लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो 5, 4, 2, 18। ये कन्फर्म है कि जो भी इसका मतलब कि रिजल्ट आएगा वो नीचे दिया गया है, क्योंकि नीचे बड़ी संख्याएं दी गई हैं। इसका मतलब इन तीनों को मिला करके नीचे वाला रिजल्ट हमको ले आना है। चलिए देखते हैं क्या बन सकता है। 5 और 4 को जोड़िए 9 हो जाएगा, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 से सर 18 का कोई मेल मिलाप नहीं हो रहा, ये तो बन नहीं पा रहा है, ठीक है। फिर से देखते हैं, 5 और 4 को जोड़िए 9 हो जाएगा, 9 के बाद में 2 है और इसके बाद में 18 है, यानी कि 9 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये सर बिल्कुल सही बन रहा है। चलो दूसरे में चेक करते हैं। 6 और 3 को जोड़ा हमने 9 हुआ, 9 में 3 का गुणा किया तो क्या हो गया, 27 हो गया। हाँ सर यही पैटर्न चल रहा है, यानी ये बात तो पक्की हो गई कि ऊपर के दोनों का गुणा करना है, ऊपर के दोनों को जोड़ना है और तीसरे में उसका गुणा कर देना है। यहाँ पर भी यही करते हैं। 12 और 4 16 होता है, 16 में किसका गुणा करें कि 96 आ जाए। अब बताइए आप, यहाँ पर वही आएगा जिसका गुणा करके 96 आ जाएगा। तो 16 में जब 6 का गुणा करेंगे, 16 छक्के 96 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको 6 लिखना होगा। आपका ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? फिर से समझा देते हैं। 5 और 4 को जोड़िए 9 हो जाएगा, 9 में तीसरी संख्या 2 का गुणा किया तो 9 दूनी 18 आ गया। 6 और 3 को जोड़ा 9 हो गया, 9 में तीसरी संख्या का गुणा 3 का किया तो 27 हो गया, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो यही काम यहाँ पर करेंगे। 12 और 4 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में किसका गुणा करें कि 96 आ जाए, तो 16 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 96 आ जाएगा, यानी 6 यहाँ पर हमें लिखना होगा। यही आंसर है और ये पहले आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, महिला पर्यवेक्षक वाले एग्जाम में। चलिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके भी बता दिया है। 23 नंबर देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। मैथ रीजनिंग आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है ना। आज थोड़ा सा लेवल अप रखा है हमने। किसी कूट भाषा में होटल को 300 लिखा जाता है तो BORE को क्या लिखा जाएगा? अपना दिमाग लगाइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद में आप लोग आंसर लगाना। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर देखते हैं क्या आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। कैसे है आइए देख लेते हैं। देखो इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, जब भी आपको ऐसे बड़े लेटर दिए गए हों और सामने ऐड करके मतलब सामने आपको कोई एक रिजल्ट दिया गया हो, तो ये जान लेना कि जो भी खेल हो रहा है वो इनके प्लेस वैल्यू पर हो रहा है, यानी इनका जो नंबर में मान है उसके आधार पर हो रहा है। जैसे कि ABCD वर्णमाला में H कौन से स्थान पर आता है? सर H 8वें स्थान पर आता है, ठीक है। O कौन से स्थान पर? सर O 15वें स्थान पर आता है, T 20वें स्थान पर आता है, E 5वें स्थान पर आता है, L 12वें स्थान पर आता है। जब हमने इन सब को जोड़ा तो जोड़ निकल करके आया 60। सर यहाँ पर तो 300 लिखा है, तो क्या करेंगे, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे। सर ये 5 अपने मन से कर दिया क्या? 5 कहाँ से आ गया? तो देखो 5 यहाँ पर लेटर है, 1 2 3 4 5, यानी कि इन सब की प्लेस वैल्यू को हमने ऐड किया और जितने लेटर हैं उसका गुणा किया तो 300 निकल करके आ गया। तो यही काम BORE में भी करेंगे। इसका भी हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू रखेंगे। बी किस कौन से स्थान पर आता है? 2 पर आता है। O कौन से पर? 15 पर आता है, R 18 पर और E 5 पर। इन सब को जोड़ा निकल करके आया 40 और लेटर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 लेटर हैं। 4 का मल्टीप्लाई किया 160 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल करके आ गया, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ ये वाला भी प्रश्न खतरनाक है, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर
एक दर्पण में अपने मूल रूप में दिखाई देते हैं। मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछा है और हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा है। अभी तक क्या पूछते थे, एक कोई आकृति बना दी, ठीक है, यहाँ पर दर्पण रख दिया, फिर बोला बताओ यहाँ पर कैसी आकृति आएगी। अब इन लोगों ने ये कहा है अंग्रेजी बड़वाला में जो 26 लेटर होते हैं ना, इनमें से कितने ऐसे लेटर हैं कि अगर हम यहाँ पर दर्पण रख दें तो जैसे वो इधर दिखाई दे रहे हैं सेम टू सेम वो इधर दिखाई देंगे। ऐसे कितने लेटर हैं, तो आप याद कर लेना। कुल मिलाकर के ऐसे 11 लेटर होते हैं। कौन कौन से लेटर होते हैं आइए देख लेते हैं। देखो 11 लेटर कौन कौन से हैं, तो देखो ए है एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है इतनी जल्दी तो आराम होगा नहीं। जैसे ए है, अगर ए को आप बनाएंगे ना ए, और यहाँ पर अगर आप मिरर रख देंगे तो ये इसका मिरर इमेज भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही रहेगी। आई है, आई को बनाइए, यहाँ पर दर्पण रख दीजिए, इसकी मिरर इमेज बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ठीक है ना। यू है, इस पर दर्पण रख दीजिए, ये भी यू ऐसे का ऐसा ही बनेगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये वो 11 लेटर हैं जिनकी मिरर इमेज उनकी ओरिजिनल इमेज के समान ही होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। है ना आज के क्वेश्चन अच्छे, ठीक है। अगर कठिन प्रश्न पत्र बनाएंगे आपके एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हम आपको हर तरह से तैयार करना चाहते हैं, आपको एग्जाम सेंटर में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ज़्यादा सरल प्रश्न भी नहीं कराएंगे कि आपको लॉलीपॉप ही पकड़ा दिया, वहाँ पर कुछ कठिन आ गया तो फिर परेशान हो रहे हो, ना इतना हार्ड कराएंगे कि आपको एकदम सीजीएल एसएससी सीजीएल बना दिया, ठीक है, वहाँ पर हार्ड क्वेश्चन आए नहीं फिर आप परेशान हो रहे हो। तो मीडियम लेवल हम लेकर के चलेंगे और कुछ प्रश्न हम जो है हाई लेवल के भी रखेंगे, जिससे कि अगर कठिन प्रश्न पत्र आते हैं तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आज की जो रीजनिंग है वो मॉडरेट लेवल की है, यानी वो ज़्यादा कठिन तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत कठिन आपको मिलेगी, मैथ भी और रीजनिंग भी। चलिए देखो, पहला विकल्प जैसे दूसरे से संबंधित है वैसे तीसरा चौथे से संबंधित है। बताइए क्या होगा आंसर। टोक्यो जिस तरह से जापान से संबंधित है, बीजिंग उसी तरह से कैसे संबंधित होगा। सबको पता है टोक्यो किसकी राजधानी है, जापान की राजधानी है, तो बीजिंग जिसकी राजधानी होगी वही यहाँ पर आएगा। आप सबको पता है बीजिंग भारत की तो है नहीं, बांग्लादेश की तो ढाका है। आपको याद भी कराया ढाका टका ढाका टका, ढाका टका याद कराया ना। ढाका उसकी राजधानी है, टका उसकी मुद्रा है, ढाका टका ढाका टका। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, तो बांग्लादेश भी गया। अफगानिस्तान भी की सर काबुल होती है, काबुल भी गई। चाइना की राजधानी क्या होती है, बीजिंग होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ से मैथ शुरू हो रहा है, प्यार से आराम से करेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, आप बस करते जाइए। क्या पूछा है, 2 की घात 5 में अगर हम 2 की घात 3 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा। सबको बता रखा है। अगर m की पावर n वाला क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, जब डिवाइड देते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं, ठीक है, भाग में घातें घट जाती हैं, ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये दो चीज़ याद रखना, ठीक है। तो भाग है, भाग में घातों को घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे, 2 की घात 5 डिवाइड बाई 2 की घात 3, तो 5 में से 3 को घटा दो, 5 में से 3 को घटाओ कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यही आपसे पूछा है कि सामने आंसर क्या आएगा, यानी 2 के ऊपर क्या घात आएगी। तो 2 के ऊपर जब घात पूछी है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 के ऊपर 2 आएगी, ठीक है। समझ में आया, फिर से बता देते हैं दो क्या कह रहा है। इन्होंने ये कहा है अगर 2 की घात 5 में 2 की घात 3 का भाग दिया जाए तो जो आंसर आएगा वो 2 की घात कितने में आएगा। तो हम क्या करते हैं, जब नीचे का जो वो है वो समान रहता है, नीचे की संख्या समान है तो आपस में घातें घट जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर भाग हो रहा है तो बस 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, बहुपद वाला भी एक क्वेश्चन ले लिया है। मान लीजिए बहुपद पूछ लिया आपसे, थोड़ा सा एडवांस में चला गया तो क्या करोगे, बहुपद पूछेगा तो बहुपद वाला भी ले लिया है। इसमें क्या कह रहे हैं, x की पावर 4 प्लस 1 में अगर हम x प्लस 1 का डिवाइड दें तो शेष फल क्या बचेगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। घबराना नहीं है, देखने में कठिन है, करने में बहुत ज़्यादा सरल है, ठीक है। एक ट्रिक बताएंगे, आराम से आप सॉल्व करके आएंगे। यही वो क्वेश्चन है जो दूसरों को आपसे मतलब आपको दूसरों से आगे करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दूसरे तुक्का लगा करके आएंगे, लेकिन आप इसको सॉल्व करके और राइट आंसर लगा करके आएंगे और एक एक नंबर ही आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं, 2 3 5 6 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऐसे में क्या करना है, जब x प्लस 1 दिया है ना तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकल करके आएगी क्या, -1। बस इसी -1 को उठा करके यहाँ पर रख दो। x की घात 4 है तो -1 की घात 4 करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 1 और फिर दूसरा क्या है 1, 1 प्लस 1 दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 2 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, फिर से करा देते हैं।
x प्लस 1 बराबर 0 कर दो, ये दिया गया इसका भाग देना है ना, इसी में हम x का मान निकाल ले रहे हैं और जो x का मान निकलेगा उसको x की जगह पर रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकल करके आई -1, ये जो +1 है इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और -1 पे अगर घात -1 पर घात अगर सम संख्या होती है तो वो प्लस का 1 आता है। चलिए देख लेते हैं, देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर 4 है यानी -1 की पावर आप 4 रखेंगे तो आपका निकल करके आएगा -1 ही आएगा। देखो एक मिनट रुको, देखो तो जब सम संख्या दी गई हो तो वो प्लस निकल करके आता है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आ गई, प्लस का 1 आ गई, तो बस इस x की वैल्यू को रख दो इसमें x में। जब यहाँ पर रखेंगे क्या -1 की पावर 4 तो ये निकल करके आएगी +1 तो ये बन गया और +1 साथ में है, एक और 1 है, इन दोनों को जोड़ दो, 2 निकल करके आ गया जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर दिया गया है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ से आपकी DI शुरू हो रही है। अब DI अच्छे लेवल की DI है, देखने में खतरनाक लग रही है, सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल होगी, ठीक है। और ऐसी DI ही आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ज़्यादा हाई लेवल की DI नहीं पूछी जाएगी। ये देखो 3D DI, लोग कहेंगे भैया आज के एग्जाम में 3D DI आई थी, 3D DI नॉर्मल DI नहीं 3D DI, काहे की 3D DI, क्वेश्चन तो वही पूछ रहे हैं ना। तो चलिए कर लेते हैं, क्या समस्या है। देखो इसमें आपको बता दें कि इस DI में हो क्या रहा है। इस DI में कुछ लोग हैं, वहाँ की जनता है, मान लो एक शहर की जनसंख्या, मान लो ये ग्वालियर की जनसंख्या है, ग्वालियर की जनसंख्या है, ठीक है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और बाकी बचे लोग पब्लिक में काउंट किए जाएंगे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे वो रेड कलर से दिखाई जाएंगे, जो पब्लिक होगी, जो नॉर्मल पब्लिक होगी वो ब्लू कलर से दिखाई जाएगी। अब ये जो एम्प्लॉय और पब्लिक हैं ये लोग अपने मनोरंजन के लिए कुछ साधन का इस्तेमाल करते हैं, वही यहाँ पर दिया गया है। देखो कुछ लोग टीवी देखते हैं, ठीक है, कुछ लोग नेट सर्फिंग यानी नेट चलाते रहते हैं दिन भर, कुछ लोग सेलफोन का यूज़ करते हैं और कुछ लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं। इनमें ये वाली जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और नीले वाले जो हैं वो सामान्य पब्लिक है। इसी पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये परसेंटेज को अपने दिमाग से निकाल देना, ये केवल आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। इसको दिमाग से निकाल दो और पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या 0 0 लगे हुए हैं तो पॉइंट के बाद 0 0 का भी कोई मतलब नहीं है, तो ये भी हटा दो। अपने दिमाग में 50 40 45 30 35 सिंगल डिजिट में रखना है, ठीक है। अब चलो प्रश्न क्या पूछ रहा है, फ्रेंड के साथ बात करने वाली पब्लिक और सेल फोन इस्तेमाल करने वाली पब्लिक की संख्या के बीच में कितना अंतर है। चलो देख लेते हैं। फ्रेंड के साथ बात करने वाली पब्लिक, तो फ्रेंड वाला ग्रुप ये रहा, पब्लिक माने नीला, नीला कहाँ पर मिल रहा है, देखो नीले को लेकर के आओ और मिलाओ 20, यानी नीले की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि अपने फ्रेंड के साथ बात करने वाली पब्लिक की मान कितना है, 20 है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, सेल फोन पर इस्तेमाल करने वाली पब्लिक, ये रहा सेल फोन, ये रही पब्लिक और ये भी बिल्कुल इसके बराबर जा रही है यानी 20, तो 20 - 20 बराबर 0%, ठीक है। आ गया समझ में। क्या कहा था इन्होंने कि फ्रेंड से बात करने वाली पब्लिक जो कि नीले कलर की है तो इसका मान भी 20 आ रहा है, और सेलफोन पर बात करने वाली पब्लिक ये भी नीले कलर की, इसका मान भी 20 आ रहा है। इन दोनों की संख्याओं के बीच कितना अंतर है, तो 20 - 20 करेंगे अंतर निकालने के लिए तो 0% आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा प्रश्न था, देखने में कठिन देंगे, डराएंगे आपको, लेकिन आपको डरना नहीं है। बेशक 3D DI आ जाए, आराम से आप करके आएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, नेट सर्फिंग करने वाली पब्लिक का 9 गुना, नेट सर्फिंग करने वाली पब्लिक का 9 गुना अगर सेलफोन वाली पब्लिक से भाग दें तो कितना प्राप्त होगा। चलिए देखो आप लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं, यहाँ पर आपको चित्र दिखा देते हैं। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नेट सर्फिंग करने वाली पब्लिक कौन सी है, नीले कलर की, ये रहा नेट सर्फिंग, ये रहा नीला कलर, ऊपर तक गए यानी 50, तो नेट सर्फिंग करने वाली जो पब्लिक है उसका मान 50 आ गया। क्या कह रहे हैं, देखो नेट सर्फिंग करने वाली पब्लिक का 9 गुना, पहले आप लोग सॉल्व कर लो ना, आपने कर लिया कि नहीं। देखो ये रहा आंसर, इनमें से कौन सा आपका आंसर आ रहा है, आप लोग लगा लो पहले, नहीं फिर कहोगे सर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने देते। देख लो, ठीक है, आपका आंसर आ गया, आपने निकाल लिया होगा। अब हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। कह रहे हैं कि नेट सर्फिंग करने वाली पब्लिक जो कि 50 है, इसका 9 गुना, तो कितना आ गया, इसका 9 गुना निकालें कितना आ गया, 9 पंचे 45, 450 आएगा, ठीक है, 450 आ गया। मैं क्या करना है, मैं सेलफोन वाली पब्लिक से भाग देना है, ठीक है। तो सेलफोन वाली पब्लिक कितनी है, अभी अपन ने निकाला, सेलफोन वाली पब्लिक 20 थी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि 450 में 20 का भाग दो, जो आए वही आपका आंसर है। 0 से 0 गया, 45 का आधा 22.5 होता है, 22.5% आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उन्होंने कहा था नेट सर्फिंग वाली पब्लिक जो कि 50 है, इसका 9 गुना, तो 9 का गुणा किया जो कि 450 निकल करके आया, उसमें हमें सेलफोन वाली पब्लिक का भाग देना था, तो 20 का हमने भाग दिया, 22.5 निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़िए, देखो 30 नंबर, इसका सॉल्यूशन ब्रह्मास्त्र नंबर 6 में देखना है। चलो 30 नंबर,
टीवी देखने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दोस्तों के साथ मनोरंजन करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बीच अनुपात क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं टीवी देखने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन कौन से हैं। तो देखो, टीवी देखने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन से कलर में है, रेड कलर में है। तो टीवी देखने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सामने कितना आ रहा है, 35 आ रहा है सर। तो टीवी देखने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय 35 हो गए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं देखो, और दोस्तों के साथ मनोरंजन करने वाले, यानी कि लास्ट वाला। तो देखो, पहले का मान 35 आ गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों के साथ बात करने वाला कौन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेड है और दोस्तों के साथ बात कर रहा है, तो ये रेड कहाँ जा करके मिल रहा है, 25 पर। तो 35:25, बस यही आपसे पूछा है। काट दो 5 से, 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, तो 7:5 आपका सही आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में 7:5 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। इसमें थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये आप सबको परेशान करती है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं और आपको अच्छे से समझाते हुए चलते हैं। अब चलिए, अब आ जाएगा अपना मैनेजरियल स्किल, जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कहते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोगों के कितने नंबर आते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, समझाते हुए, अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। कार्यक्रमों को बनाने, क्रियान्वित करने व आकलन करने में लोगों की भागीदारी को क्या कहा जाता है। समुदाय कहते हैं, सामाजिक भागीदारी कहते हैं, सामुदायिक भागीदारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने क्या आंसर लगाया, ऐड करना। आइए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कोई भी कार्यक्रम आप बना रहे हैं, अगर समाज के अंदर, समुदाय के अंदर कोई भी कार्यक्रम अगर बना रहे हैं, तो उसको अगर आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं, और उसमें लोग भी हिस्सेदारी ले रहे हैं, लोग भी आपका सहयोग कर रहे हैं, तो इस तरह की भागीदारी को हम सामुदायिक भागीदारी कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न 32। देखो, पंचवर्षीय योजना, कल आपको जो है पूरे के पूरे जो 3 ब्रह्मास्त्र जो बाकी बचे हैं, कौन सा, ब्रह्मास्त्र नंबर 4, ब्रह्मास्त्र नंबर 5, ब्रह्मास्त्र नंबर 6, और साथ में पंचवर्षीय योजनाओं की पीडीएफ, ये चारों पीडीएफ कल आपको 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक दी जाएंगी। जो लोग इस बीच में मैसेज करेंगे शाम को, उन लोगों को ये चारों पीडीएफ एक साथ में दी जाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी अपनी पीडीएफ ले लेना। इसके बाद में जो मैसेज करेगा, तो माफ़ कीजिएगा, टीम अपने घर पर चली जाती है, फिर आपको पीडीएफ नोट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। और जो लोग अब लेंगे नोट्स, यानी कि जो 199 वाला अब परचेज करेंगे, उनको ऑलरेडी ये सारे नोट्स लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो अभी 199 पेमेंट करके अपने ये सभी नोट्स ले लीजिए, कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट जो है आपका ये ब्रह्मास्त्र और पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो अभी 199 वाला और या फिर 129 का पेमेंट करके अपने नोट्स ले लीजिए। 32 देखिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तीसरी के दौरान, चौथी के दौरान, पांचवी या फिर सातवीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। फैक्ट वाला प्रश्न है। 33 नंबर, थोड़ा सा स्पीड तेज रखें क्योंकि मैथ रीजनिंग में टाइम हमने ज़्यादा खींच लिया है, यहाँ पर स्पीड को बढ़ाएंगे। लोक कथा क्या होती है, प्रिंट माध्यम है, पारंपरिक माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, फिर कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये लोक कथा एक पारंपरिक माध्यम होती है, आपके दादा नाना नानी के द्वारा आपको कथाएं सुनाई जाती हैं। वो परंपरा चलती चली आ रही है, उनको उनके दादा नाना काका ने सुनाई थी, उनको उनके पापा ने सुनाई थी, तो ये परंपरा बनी हुई है, वही लोक कथाएं लगातार चलती आ रही है, तो लोक कथा एक पारंपरिक माध्यम होती है। 34 नंबर देखिए, फैक्ट वाला प्रश्न है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। सबको पता है भैया, 1952 2 अक्टूबर को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़िए 35, तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण होता है। जहां समझाने वाली बात होगी समझाएंगे, ठीक है। तथ्यों का संग्रहण किसका चरण होता है, कार्यक्रम नियोजन का, समन्वय का, नियंत्रण का, मूल्यांकन का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कार्यक्रम नियोजन का जो है एक चरण होता है। तथ्यों का संग्रहण से अर्थ है कि वही हमने आपको बताया था ना, आप मान लीजिए पार्षद हैं या फिर नेता हैं, ठीक है, नेता हैं, आप अपनी गली में गए, ठीक है, और गली आपको खड़बीहड़ लग रही है और नाली वहाँ पर कटी फटी है, तो वहाँ से आप क्या कहेंगे, आप तथ्यों का संग्रहण करेंगे, वहाँ पर जाएंगे और नोट करेंगे, भाई यहाँ पर गड्ढे हैं, यहाँ पर नाली खराब है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद में आप एक कार्यक्रम का नियोजन करेंगे, जिसके आधार पर इन चीज़ों को भरा जाएगा, इन चीज़ों को सही किया जाएगा। तो सबसे पहले वहाँ जा करके आप तथ्यों का संग्रहण करेंगे। तो कार्यक्रम नियोजन के लिए तथ्यों का संग्रहण करना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। 36 देखिए, 36 क्या है, ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागितापूर्ण है और नेतृत्व को सर्वाधिक प्रभावित करती है, क्या होगा। अब देखिए, मैनेजमेंट के प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको या तो बोरिंग करेंगे या फिर आपके समझ में नहीं आएंगे, ऊपर से जाएंगे, लेकिन हम आपको सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ कर सब चीज़ों को डिकोड करके आपको समझा रहे हैं। तो प्यार से समझिए और हमारी इस मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में कि हम इस जगह पर पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर कैसा पढ़ाया जा रहा है शुक्ला सर के द्वारा। चलिए,
क्या कह रहे हैं? निरंकुश होगी, प्रजातांत्रिक होगी, हस्तक्षेप या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने आंसर लगा लिया होगा। आइए आंसर देखते हैं फिर समझाते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रजातांत्रिक। क्या कह रहा है ये देखो पहले। ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागितापूर्ण है। अब प्रतिभागितापूर्ण का क्या मतलब है? प्रतिभागितापूर्ण का मतलब है कि यहाँ पर एक नेता होगा, ठीक है, और उसके नीचे जो है सारी पब्लिक होगी, और इस पब्लिक के पास में इतनी पावर होगी कि इस नेता को हटा भी सकता है। इसे हम प्रजातांत्रिक या फिर लोकतांत्रिक कहते हैं, ठीक है। और भारत में क्या है, यही व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है ना। तो इसमें प्रतिभागितापूर्ण है, यानी सब लोग इसमें प्रतिभागी हो रहे हैं, सब लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं, सब लोग वोट डाल सकते हैं, यानी कि सबकी प्रतिभागिता है। तो इस प्रकार के शासन को हम क्या कहते हैं? प्रजातांत्रिक या फिर लोकतांत्रिक शासन कहते हैं, जो कि भारत में चल रहा है। 37, सामाजिक वर्ग का सबसे बड़ा संकेतक क्या होता है? ये बड़ा मजेदार प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, आंसर लगाइए, फिर समझाते हैं। सामाजिक वर्ग का सबसे बड़ा संकेतक क्या है? पैसा, यानी जिसे हम व्यवसाय कहते हैं, जाति, स्किल, शिक्षा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैसा यानी व्यवसाय। अब समझिए सबसे बड़ा संकेतक क्या है। आप अभी मान लीजिए कुछ नहीं है, नौकरी नहीं लगी आपकी, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। कल को आप महिला पर्यवेक्षक बन गए, भगवान से प्रार्थना है जितने लोग भी देख रहे हैं ये सब के सब लोग महिला पर्यवेक्षक बन जाए, सब के सब लोग कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब ले लें, ठीक है ना, जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपके पास में क्या है, एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, आपके पास में पैसा है, व्यवसाय है, गवर्नमेंट जॉब है। सब लोग पूछेंगे आपसे, सब लोग कहेंगे और भाई क्या हो रहा है? अरे भैया आ गए, भैया आ गए, लाओ कुर्सी, लाओ कुर्सी लाओ, ठीक है ना। पटवारी साहब आ गए, लो भैया। अरे दरोगा साहब आ गए, लाओ कुर्सी, लाओ कुर्सी लाओ। तो आजकल का जो समाज है ना, सामाजिक वर्ग का सबसे बड़ा संकेतक आजकल के समाज में क्या है? आपका पैसा, आपका व्यवसाय, आपका पैसा, दोनों चीज, पैसा और पैसा दोनों, ठीक है। तो सामाजिक वर्ग का सबसे बड़ा जो संकेतक है वो क्या है? पैसा यानी कि व्यवसाय। कितने भी पढ़े लिखे हो, खूब तुमने डिग्री ले रखी है, खूब बड़ी डिग्री ले रखी है, पीएचडी कर रखी है, बीएड डीएड कर रखा है, अगर जॉब नहीं है ना भैया, कोई नहीं पूछेगा। हाँ ठीक है, पढ़ने वाले हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, जॉब है क्या? नहीं है, तो कुछ नहीं हो तुम, ठीक है ना, ऐसे बोल देते हैं लोग। तो ध्यान रखना, पैसा यानी कि व्यवसाय सबसे अच्छा संकेतक है आज के भविष्य में, आज के वर्तमान में, सब में जो है पैसा और व्यवसाय और पैसा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए कह रहे हैं 7 दिन का मौका भगवान ने दिया है, तुरंत 199 वाली पीडीएफ लेकर के जी जान से लग जाइए, 7 दिन 7-7 8-8 घंटे पढ़िए, पीडीएफ कंप्लीट कीजिए, 101% 660 में से एक सीट आपकी कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बार बार ऐसी वैकेंसियां नहीं आती, ध्यान रखना, 2017 में आई थी, 7 साल बाद आ रही है। गपशप एवं अफवाहें निम्न में से किस किस संचार का भाग होती हैं? आप गपशप कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, मत फैलाना भैया, ठीक है। तो गपशप और अफवाहें किसका भाग होती हैं? क्षैतिज का, औपचारिक का, अनौपचारिक का? कोई नहीं। सही आंसर आपको औपचारिकता और अनौपचारिकता में सब कुछ डिटेल में बता रखा है। ऑप्शन नंबर सी होगा अनौपचारिक। बताया था ना औपचारिक क्या होता है। औपचारिक माने फॉर्मेलिटीज, जहां पर भी नियमों का संगठन हो, नियम कायदे कानून से बातें हो रही हों, उसे हम औपचारिकता में रखते हैं। जहाँ पर फर्जी वैसी बातें कर रहे हो, कोई नियम कायदे कानून नहीं, कैसे भी आप बात कर सकते हैं, उसे हम अनौपचारिक कहते हैं। और जो आप गपशप करते हैं अपने दोस्तों से, उसमें कोई नियम कायदा कानून नहीं होता कि भाई ये वाली लाइन तुमको तेजी तेजी से बोलनी है, ये वाली लाइन हंस के बोलनी है, कोई नियम कायदा कानून नहीं होता, कैसे भी आप बोल सकते हैं। तो गपशप और अफवाहें अनौपचारिकता का एक पार्ट होती हैं। आगे बढ़िए। एक श्रमिक का मोटिवेशन जितना ऊंचा होगा, उसकी कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी एक कोई मजदूर है जो काम कर रहा है और आप लगातार उसको मोटिवेट करते जा रहे हैं, भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, अरे तुमने तो आज इतनी जल्दी काम कर दिया, तो क्या होगा? उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी क्षमता पर। क्षमता कम हो जाएगी? नहीं भैया, ऐसा थोड़ी है। मध्यम हो जाएगी? नहीं, अधिक हो जाएगी, वो और तेजी से काम करने लगेगा आपको खुश करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 40 नंबर देखिए, किस अवधि के दौरान भारत में आर्थिक अस्थिरता की वजह से कोई भी पंचवर्षीय योजना जारी नहीं हो पाई थी? पंचवर्षीय वाली वीडियो में हमने आपको बता रखा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पंचवर्षीय योजना वाली वीडियो में बताया 1982, 1984 या फिर 1989, 1991, 1990, 2001 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछ रहा है पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई थी। एक तो आपको पता है वो 68-69 वाली नहीं बन पाई थी, ठीक है ना। क्यों नहीं बन पाई थी? अकाल आ गया था, सूखा आ गया था। यहाँ पर कह रहे हैं आर्थिक अस्थिरता आ गई थी। कब आई थी आर्थिक अस्थिरता? सबको पता है 1989 से 1991 के बीच में आर्थिक अस्थिरता आई थी। इसके बाद में भारत ने एलपीजी की नीति चालू की थी और हम वापस से पंचवर्षीय योजना बना पाए, वापस से हमने अपनी आर्थिक नीति को कंट्रोल कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1989 1991 सही हो जाएगा। 41, एक ही पूर्वज से होने वाली उत्पत्ति क्या कहलाती है? यानी एक ही पूर्वज से जिनका जन्म हुआ होता है वो क्या कहलाते हैं? विसंगोत्रता कहते हैं, संगोत्रता कहते हैं, असंगति या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसको हम संगोत्रता कहते हैं, जिनका गोत्र समान होता है। 42,
सामान्य भाषा किस सामाजिक समूह का कारक होती है? जो नॉर्मली अपन बात करते हैं, तो कहाँ पर आप नॉर्मली बात कर सकते हैं? परिवार में, क्लब में, ऑफिस में, राजनीतिक समूह में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर भी अनौपचारिकता होती है। परिवार में आप कैसे भी बात कर सकते हैं, किसी से भी अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, तो परिवार सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43। देखो, अनौपचारिक औपचारिक से बहुत प्रश्न आएंगे। अच्छे से आप समझ लोगे तो आप हर प्रश्न को सॉल्व करके आओगे। निम्नलिखित में से किस संचार को अपुष्ट यानी कि ग्रेपवाइन संचार भी कहते हैं? औपचारिक को, अनौपचारिक को, पार्थिव को कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो अनौपचारिक होता है, जहाँ पर कोई नियम कायदे कानून नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अपुष्ट या फिर ग्रेप वाइन संचार भी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? ग्रेप वाइन, ग्रेप मतलब मान लीजिए ग्रेप्स माने अंगूर होता है, ठीक है। वाइन मतलब जानते ही हो, वही अभी आपको बताया था। एक वाइन लगाने के बाद में फिर मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, तो फिर आप जो भी बोलने लगते हो वो अनौपचारिक होता है। कोई कायदे कानून नियम को, आप सब कुछ को ताक पर रख करके कुछ भी बोलते चले जाते हो, तो इसी को हम ग्रेप वाइन कहते हैं, ग्रेप वाइन संचार कहते हैं। अब तो हमेशा याद रहेगा सर, अब नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन आएगा तो 101% सही करके आएंगे। चलिए भाई 44 देखते हैं। नेतृत्व की सफलता किसका परिणाम है? यानी कि देखो, अगर आप नेता हैं तो आप एक सफल नेता कब माने जाएंगे, कब आपको सफल नेता कहा जाएगा? अनुयायियों के गुणों का, नेता के गुणों का, परिस्थिति का, या फिर नेता की शक्ति का? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेता के गुणों का। नेता के गुण अच्छे हैं तो आप सफल रहेंगे, नेता के गुण खराब हैं तो आप असफल रहेंगे। यानी कि नेतृत्व की सफलता किसका परिणाम होता है? आपके गुणों का ही परिणाम होता है। ठीक है, ईमानदार हैं तो लोग पसंद करेंगे, और फर्जी हैं तो लोग भगा देंगे। ठीक है। 45। यशोमती योजना का लक्ष्य किसे बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना था? जो यशोमती योजना चालू की गई है, उसके द्वारा किसको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, या फिर ए और बी दोनों? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं जो बीपीएल कार्ड वाली हैं, उनको और गर्भवती महिलाओं को यशोमती योजना के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बालक विकास एवं देखभाल, जिसे हम कहते हैं क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ से शुरू हो रहा है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? सबको बताया था हमने समावेशी शिक्षा क्या होती है, अच्छे से समझाया था। ये तो प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए। समता एवं समान अवसर, वैश्वीकरण, सामाजिक संतुलन, या फिर विश्व बंधुता? आंसर देखें, ऑप्शन नंबर ए सही है। समता और समान अवसर बताया था ना आपको। समावेशी शिक्षा, एक ही छत के नीचे हर प्रकार के बच्चे, चाहे वो विकलांग हों, चाहे वो नॉर्मल हों, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो हम उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। और इस स्थान को समावेशी विद्यालय कहते हैं। यानी कि समता और समान अवसर यहाँ पर मिलता है, उसे हम समावेशी कहते हैं। आगे बढ़िए 47। देखिए, निम्न में से किसके कारण मस्तिष्क में घबराहट होती है एवं उसे आसन्न एवं अपेक्षित अस्वस्थता की अनुभूति होती है? किसकी वजह से होगी बताइए? चिंता की वजह से, उदासीनता की वजह से, अवसाद की वजह से, या फिर अप्रसन्नता की वजह से? किसके कारण मस्तिष्क में घबराहट होगी, जो कि अभी आपको हो रही है? क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल सर पर आकर खड़ा हो गया है, और आपने अभी तक शुक्ला सर की पीडीएफ नहीं ली है, तैयारी नहीं की है, तो आपको हो रही है क्या? चिंता। चिंता अगर हो गई तो समझ लो कि मस्तिष्क में घबराहट हो जाएगी। ठीक है, अपेक्षित अस्वस्थता का आप महसूस करेंगे, तो चिंता ही चिता है। ठीक है ना, आप सबको पता होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अपनी चिंता को समाप्त कीजिए, तुरंत 199 वाली पीडीएफ लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेक्शन की तैयारी, फाइनल तैयारी। 48। डिस्मीथिया कैसी समस्या होती है बताइए? डिस्मीथिया का संबंध किससे है? लेखन संबंधी समस्या है, श्रव्य संबंधी समस्या है, गंभीर तनाव की अवस्था है, या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंभीर तनाव की अवस्था को हम डिस्मीथिया कहते हैं। आगे बढ़िए अगला प्रश्न 49। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बच्चों का संज्ञानात्मक बताया था ना। संज्ञानात्मक शब्द जहां पर आ जाए समझ लीजिए मानसिक, यानी कि दिमाग से संबंधित है। तो अगर दिमाग का विकास करना चाहते हैं तो सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किसने कहा था? बंडूरा ने, लेव वास्कोस्की ने, या फिर जीन पियाजे ने, या फिर स्किनर ने? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेव वाइगोस्की महोदय के द्वारा कहा गया था कि जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़िए 50 नंबर। ये हो गई अपनी अर्धशतक, 50 हो गई। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन इनमें से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान इनमें से किसको पढ़ना आवश्यक होता है? माध्यमिक शिक्षक को, प्राथमिक शिक्षक को, विश्वविद्यालय के शिक्षक को, या फिर इनमें से कोई नहीं? भैया कौन पढ़ेगा बाल मनोविज्ञान? बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे प्राथमिक, प्राइमरी वाले। ठीक है ना, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना आवश्यक हो जाता है, सीडीपी पढ़ना आवश्यक होता है। 51। डिस्प्रैक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध किससे है बताइए? डिस्प्रैक्सिया का संबंध किससे है? हृदय से, तंत्रिका तंत्र से, नेत्र से, श्वसन से? आइए आंसर देखें, ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है कौन सी? डिस्प्रैक्सिया। आगे बढ़िए फैक्ट वाला प्रश्न 52।
हाँ, ये देखो, स्वतंत्रता की स्थापना, अहम की भावना, अमूर्त चिंतन, ये कौन सी अवस्था में आ जाते हैं अपने अंदर? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, बुजुर्ग में, या फिर कोई नहीं? सही आंसर आप लगा लीजिए, हम बताते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, किशोरावस्था में क्या होता है, बालक हो जाता है जवान। ठीक है, उसमें आ जाती है ताकत, बॉडी बन जाती है, प्रोटीन खा खा करके, प्रोटीन के डिब्बे खा के बॉडी बना ली। ठीक है ना, और ये बाल रखा लिए, ये ट्राइंगल वाले बाल रखा लिए। ठीक है, और बन गए चंपू एकदम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है भाई, स्वतंत्र होना चाहता है, जो भी 18 वर्ष से ऊपर का होगा वो चाहेगा कि हमको कोई रोक टोक ना लगाए। घर वाले दुश्मन बन जाते हैं उसके अंदर, उसके लिए। ठीक है, अहम की भावना आ जाती है, जो भी है हम ही हैं, हमारे सामने कोई नहीं, कोई फिट नहीं होता। ठीक है, अमूर्त चिंतन, यानी कि अगर आप उसको बताएंगे ना भाई एक्स की वैल्यू 5 होती है, तो वो मान जाएगा, वो समझ जाएगा। ठीक है, शेर ऐसा होता है, हेलीकॉप्टर ऐसा होता है, यानी जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसको भी वो समझ सकता है। ये तीनों भावनाएं किस में आती हैं, किशोरावस्था के दौरान आ जाती। बताओ ड्राइंग कैसी लग रही थी, है ना? अच्छी ड्राइंग थी कि नहीं थी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 53, एड्स उत्पन्न करने वाला विषाणु किसे संक्रमित करता है? यानी अगर किसी को एड्स हो गया, भगवान न करे किसी को हो, किसी को अगर हो गया है तो वो किसको संक्रमित करेगा शरीर के अंदर? बीटा कोशिका को, अल्फा कोशिका को, हेल्पर टी कोशिका को, या फिर सभी को? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, हेल्पर टी कोशिकाओं को समाप्त कर देता है एड्स का जो वायरस होता है 54, जिससे कि हम क्या है, किसी भी रोगों से लड़ नहीं पाते हैं। किस निकाय ने क्षेत्रीय बाल सुरक्षा समितियों का स्थान लिया? यानी पहले जो क्षेत्रीय बाल सुरक्षा समिति होती थी उसका स्थान किसके द्वारा लिया गया? लोकल सेफ गार्डिंग चाइल्ड्स बोर्ड के द्वारा, चिल्ड्रन ट्रस्ट, चाइल्ड सेफ गार्डिंग कमेटी, या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोकल सेफ गार्डिंग चाइल्ड बोर्ड के द्वारा जो है बाल सुरक्षा समिति का स्थान लिया गया था। आगे बढ़िए 55, गत्यात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? गत्यात्मक हमने बताया था ना, गत्यात्मक का मतलब क्या है, हाथ पैर जो ये गति करते हैं, जो गति करने में सहायक होते हैं, गत्यात्मक विकास होता है। तो पेशीय परिपक्वता, हड्डियों का अस्थिकरण, अच्छा भोजन, या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेशीय परिपक्वता। जितनी आपकी मांसपेशियां अच्छी होंगी उतने अधिक तेजी से आप गति कर सकते हो, चल सकते हो, विकास कर सकते हो। तो गत्यात्मक विकास पेशीय परिपक्वता पर निर्भर रहता है। 56, बाल सहायता समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानवाधिकार, बाल सुरक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा? सही आंसर केवल और केवल बालकों की सुरक्षा के लिए बाल सहायता समिति का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 57 नंबर। देखो 57 नंबर है, कस्तूरबा गांधी ग्राम नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? फैक्ट वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में है कस्तूरबा गांधी ग्राम नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय। चलिए, और आबकारी वाले एग्जाम में ना हम एमपीजी के भी पढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से एमपीजी के पढ़ाएंगे, पूरा मैप वैप बना करके। तो बता देना सबको कौन कौन एमपी आबकारी भर रहा है या फिर भर चुका है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो हमको एक आइडिया भी बढ़ जाएगा। हाँ, बाकी आपको बता दें भाई, फेसबुक पर जो लोग फेसबुक चलाते हैं, आपके लिए खुशखबरी है। फेसबुक जो लोग भी चलाते हैं, फेसबुक पर हमने पेज बनाया है सक्सेस जंक्शन के नाम से। ठीक है, अपना यही जो अपना वो है ना, प्ले बटन की फोटो लगी हुई है। ठीक है, और नीचे लिंक भी दी गई है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसमें क्या होगा, हम छोटे छोटे आर्टिकल्स डालते रहते हैं। जैसे कल हमने आपको समझाया था ना, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, वहाँ पर हमने लिख करके पोस्ट डाल दी है। ठीक है, उस पेज में तो आप जाकर के देख लेना। ऐसी छोटी छोटी पोस्ट हम वहाँ पर डालते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है एग्जाम के लिए। तो फेसबुक पर हमने पेज बनाया है सक्सेस जंक्शन के नाम से, सर्च करने पर भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए 58, निम्नलिखित में से कौन सा अपंग बच्चों की विकृति का एक कारण है? जो बच्चे अपंग होते हैं उनकी विकृति का एक कारण क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, केवल हड्डी, केवल मांसपेशी, हड्डी मांसपेशियों या फिर उनका जोड़? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हड्डी मांसपेशी और उनके जोड़ों में दिक्कत हो जाने से बच्चे अपंग हो जाते हैं। आगे बढ़िए 59, देखो 59 है, निम्नलिखित में से किसके लिए व्हील चेयर, रैंप और विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है? किन लोगों के लिए इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए, विशिष्ट बच्चों के लिए, विलक्षण बच्चों के लिए, फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं उनके लिए व्हील चेयर, रैंप और विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 60 देखिए, 60 नंबर क्या है, बाल कल्याण एवं शोध ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो, बच्चों की समस्याओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान, महिलाओं के लिए पूरा करना, महिलाओं के लिए कामों को पूरा करना, अनाथों के लिए राहत का विस्तार, या फिर महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधा। क्योंकि बालक नाम ही लगा हुआ है बाल कल्याण, तो किसके लिए होगा? बालकों के लिए होगा। और शोध का अर्थ होता है प्रैक्टिकल करना, तो बच्चों की समस्याओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान, ये बाल कल्याण एवं शोध ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7052547003, इस पर मैसेज करके जो है आप लोग अपनी नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स जरूर मंगा लीजिए अगर सिलेक्शन लेना है भैया। ठीक है, बाकी टाइम पास करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बाकी हाँ, आपको बता रखा है ना, FB चैनल, फेसबुक सब लोग चलाते हैं,
लगभग सभी चलाते होंगे। सर्च करना जा करके सर्च वाले ऑप्शन पे सक्सेस जंक्शन, ठीक है। बहुत सारे पेज अगर आ जाएँ, वैसे तो एक ही आएगा, लेकिन बहुत सारे अगर आ जाएँ तो वहाँ पर देखना अपना जो है प्ले बटन लगा हुआ है, सिल्वर प्ले बटन, ठीक है। और सक्सेस जंक्शन पीछे आपको लोगो लगा दिख जाएगा, ठीक है ना। तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। कल ही हमने 2 उसमें आर्टिकल डाले हैं, कि क्या डाला है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है, बताया है लिख करके, और कैसे कैसे किसको समाप्त किया जा सकता है, क्या इसके रीजन होते हैं, सब कुछ बता रखा है। और डेली हम वहाँ पर पोस्ट डालते हैं, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे दी गया है लिंक, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर हम बताते रहते हैं कि आपकी अगली क्लास कितने बजे आने वाली है और अगली क्लास कौन सी आने वाली है, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, धन्यवाद।